Hello everyone, my name is Shubham, and here you are, with us at CHH Makers, getting into another edition of Current Affairs. Yeah, last week I was not well, तो वो थोड़ा सा कुछ नहीं हो पाया था, but we are back, and I hope कि the health will be with me, and मैं regular रहूँगा और आप भी regular रहेंगे, yeah, right? So what exactly happened in the last 1 week was a bit like chaotic. हम दूसरा टेस्ट मैच हार गए and लड़के जो हैं आपस में बैठ के चाय की टपरी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप तक कैसे पहुंचेंगे राइट यस इट वाज हार्ट ब्रेकिंग लेट्स नॉट डिस्कस दिस राइट अमेरिकन्स एज यूजुअल दे आर डूइंग देयर वर्क है ना लाइक अभी अभी ब्लूमबर्ग की न्यूज़ पढ़ी थी वेयर लाइक एलन मस्क क्रॉसेस $400 billion mark. Trump is again doing same thing, and there is a big change in Syrian leadership and Middle Eastern politics. Yes, उस geopolitical region में जो instability है वो थोड़ी सी और हो रही है. So like first we saw Israel Palestine, then we saw Israel Hezbollah, Lebanon, Iran is getting involved now, Syria is getting out of it, and now Israel is getting involved into Syria and lots of mess up. Right? तो वो एक चल रहा है इंडिया में. We are seeing different things. For example, extremely cold weather is hitting in northern India, and अब वो वही बुरी न्यूज़ का टाइम आएगा कि ठंड से लोगों की डेथ हो रही है. And apart from this, we saw tragic suicide case of Bengaluru IT professional Atul Subhash, and it is like around the social media and other places कि जिस तरीके से जो लॉज हैं डोमेस्टिक वायलेंस के जो महिलाओं के डिफेंस के लिए बनाए गए थे उनका किस तरीके से नेगेटिव यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है. सो इस पे भी बात जो है वो लंबी तरीके से चल रही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द पार्लियामेंट वाज सीइंग विंटर सेशन एंड इट वाज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव. जो न्यूज़ मैंने पढ़ी है डिफरेंट डिफरेंट उससे न्यूज़पेपर्स में. सो आई गेस 21 आवर्स कुछ राज्यसभा का वो हुआ है एंड 15 आवर्स लोकसभा चली है एंड दैट्स नॉट गुड एक्चुअली. राइट सो दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा परेशान करने लायक है. एंड और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, विल डिस्कस अबाउट इट. एंड आई गेस यू आर रीडिंग दिस. अगर आप मेरी बात यहाँ पे सुनने आए तो दैट मीन्स यू आर इनटू करंट अफेयर्स इन न्यूज़पेपर. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे दो टॉपिक एंड बात करते हैं क्या चल रहा है. ओके सो सबसे पहले बात करते हैं केयर टेकर पीएम ऑफ सीरिया. किसकी बात करेंगे हम? केयर टेकर पीएम ऑफ सीरिया की, और सीरिया में जो हो रहा है उसकी बात करेंगे. राइट सो जो मोहम्मद अल बशीर हैं वो अब सीरिया के क्या हैं, केयर टेकर पीएम है. सो जो लास्ट 1 वीक में सीरिया में हुआ, सडनली जो बशर अल असद थे उनकी लीडरशिप चैलेंज की गई. जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप था उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीरिया की 3 सबसे बड़ी सिटीज़ में वो किया. द बशर हैज़ टू फ्ली फ्रॉम द सीरिया, नाउ इज़ इन रशिया. Russia was the close ally of Syria, including Iran, and Americans were supporting the rebel forces as usual. जो like America Russia की दोस्ती चलती है बाहर अपने देशों के, वही चल रहा था. So until March 2025, 1st March of 2025, he is going to be the caretaker prime minister. राइट जो कि हयात ताहिर अल शमद जो हैं उसके लीडर हैं, और अभी सीरिया की लीडरशिप इन्हीं के पास है. इट्स नॉट अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हु इज एग्जैक्टली इज द लीडर, इट्स अबाउट कि क्या चल रहा है सीरिया में, क्या हुआ है. सो सबसे पहले बात करते हैं कि करंट सीरियन सिविल वॉर की कहानी क्या थी. सो इट स्टार्टेड इन 2011. आपने एक टर्म सुना होगा, अगर आप थोड़ा रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर्स हैं तो आपने एक अरब स्प्रिंग करके एक टर्म सुना होगा. सो अरब या अरेबियन पेनिनसुला या मिडिल ईस्टर्न एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज़ थी जहाँ पे डिक्टेटरशिप या सिंगल पार्टी लीडरशिप या सिंगल लीडर जो है लंबे समय से रूल कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें हुई. तो चाहे वो गद्दाफ़ी हो चाहे दूसरे लोग हो, इनके अगेंस्ट एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ. एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड अदर थिंग. तो उसको नाम दिया गया अरब स्प्रिंग के नाम से. राइट नाउ 2011 में जो बशर अल असद थे उनके अगेंस्ट एक अपराइजिंग हुई, और धीरे धीरे करके ये एक ब्रूटल सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ, और जो फॉरेन पावर्स थे वो इन्वॉल्व हुए. आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज ISIS.
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये उसी टाइम पे इंटरनली क्रिएट हुआ ग्रुप था जो इंडिपेंडेंट चाहता था सीरियन स्टेट एंड इराकियन स्टेट। बट अगेन अमेरिका की उससे उसने उसको सप्रेशन मिला। बट देयर वर डिफरेंट फ्रंट्स। सो द थिंग इज कि नाउ अंडरस्टैंड, एक पर्टिकुलर है जो प्रेसिडेंट है जो बशर है, देन देयर इज अ साइड विच इज सपोर्टेड बाय यूएस, देन देयर इज अ साइड ये रशिया की तरफ से सपोर्टेड था, देन देयर वर रेबल ग्रुप जो इंडिपेंडेंट थे जिनको ये भी सपोर्ट कर रहे थे ये भी सपोर्ट कर रहे थे। सो इट वाज अ काइंड ऑफ मेस जो वहां पे चल रहा था। एंड ये कंटिन्यू लास्ट आई गेस 13-14 ईयर से रहा। आई मीन अगर मैं रीसेंट डेटा की बात करूं, अल जजीरा को कोट करूं, तो देयर वर लाइक 5 लाख पीपल हु डाइड इन दिस सिविल वॉर, and there were millions who fled Syria as a refugee in Western countries and other places. तो ये एक बहुत मुश्किल हालात रहे सीरिया के लिए एंड कंटिन्यू चलता रहा। करंटली अगर मैं बात करूं तो आईएसआईएस हो या अल नुसरा हो, इन सारे फ्रेंड्स को क्या किया गया, कॉम्प्रोमाइज किया गया, या इन सारे फ्रेंड्स को ख़त्म किया गया। नाउ फाइनली जो पर्टिकुलर हयात तहरीक अल शम, राइट, जो कि करेंटली जिसके ये लीडर हैं, उन्होंने अब जाके इस पे पूरा वो किया। नाउ द थिंग इज कि रिसेंट लास्ट 1 वीक में आई एम नॉट श्योर किस तरीके से ये लाइक एस्केलेशन जो है वो फास्ट हो गया। एंड जो मिलिट्री फोर्सेस थी सीरिया की, जो फोर्सेस थी जो सपोर्ट करनी थी करंट रजीम या बशर को, वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए एंड अल्टीमेटली इट केम्स अंडर द रेबल। उन्होंने डमास्कस से लेके बड़ी सिटीज तक को अपने अंडर ले लिया और वो उनकी तरफ चला गया। नाउ हु इज बशर एंड व्हाट इज असद फैमिली, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो असद फैमिली का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ हाफिज अल असद से, जो 1970 में हुआ। यस, जो वो हाफिज थे उन्होंने 1970 से सीरिया की जो पर्टिकुलर पावर थी उसको कंट्रोल रखा। एंड उसके बाद से अब तक जो उनके बेटे थे बशर अल असद, उन्होंने भी कंट्रोल में रखा अंटिल नाउ। So 1970 से दिस इज 2024, ऑलमोस्ट 50 years, ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी जो पर्टिकुलर कंट्री थी वो एक फैमिली के अंडर थी। स्टार्टिंग में जो बशर अल असद हैं जिनकी फोटो आप देख सकते हो, ही शोड सम पर्टिकुलर साइन ऑफ सिविल रिफॉर्म्स, he showed some particular sign of human rights, थोड़ा थोड़ा करके पब्लिक के वेलफेयर के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो भी एक पर्टिकुलर अथॉरिटेरियन स्टेट क्रिएट करने की तरफ लग गए एंड उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा वैसा ही रहा। एंड उसके बाद से वो 2011 में जो अरब स्प्रिंग था वो हिट करता है किसको, सीरिया को, राइट। सो दैट इज हाउ दिस फैमिली केम इनटू द कंट्रोल, राइट। एंड 1980 अगर मैं गिनूँ, 1980-82 जब से वो पावर में रहे पूरी तरह से, राइट, वहाँ से लेके अब तक रहा। Now this particular war or civil war और जो ये 50 साल थे, they were not very much friendly for the people. I mean there are news of a chemical weapon used on people. There were जिसमें इनके अगेंस्ट में जो भी बोलता था उनकी डेथ या उनकी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट पेनाल्टी जो है वो तय होती थी। इवन बशर अल असद जो अभी बात की जाए, उनके ऊपर भी अमेरिका ने केमिकल वेपन, नर्व गैस जैसी चीज़ों का यूज़ करने का ब्लेम लगाया था। तो इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। द प्रॉब्लम इज कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सिविल वॉर पब्लिक का नहीं रह गया बल्कि बाहर का रह गया। एंड इसके कारण सफ़र होने वाली जो सबसे बड़ी वो थी, दैट वॉज पब्लिक, राइट। सो नाउ हाउ इट इज गोइंग टू हैव, लाइक अगेन सेम थिंग, अरब स्प्रिंग एक्सपोज टू सीरिया एंड अदर थिंग। एसटीएस जो है वो करेंटली उसका है, मतलब उसको कंट्रोल में रखे हुए सीरिया को। इट्स अ रूट फ्रॉम अलकायदा, अलकायदा की ही एक सब ब्रांच है जो इराक सीरिया की तरफ चलती है, जो एसटीएस है। उसने अलेप्पो, होम्स या डमास्कस जो है, इन सब पे अपना अपना वो कर लिया, अब क्या कहना चाहिए, कब्जा कर लिया। और उसके बाद असद जो है वो भाग के रशिया चले गए। नाउ अंडरस्टैंड what exactly is a negative in this particular thing. The thing is, first of all, authoritarian जो state होता है उसमें एक आदमी की चलती है, and if he is good then okay, if he is not good he is not going to listen to the public, right. Second thing, involving foreign power into the like personal dispute is always negative. वो हमेशा ही परेशान करने वाला होता है और सीरिया ये चीज़ देख रहा है। सीरियन सिविल वॉर ने कई पर्टिकुलर वेस्टर्न कंट्रीज़ की रिफ्यूजी पॉलिसीज़ भी चेंज करने के लिए वो किया। देयर वर फोटोज़ जिसमें एक फैमिली जो है वो मेडिटेरियन सी क्रॉस करके जाना चाहती है, एंड फिर उसके बाद वो जो शिप या जहाज़ रहता है वो डूब जाता है, बोट डूब जाती है। लोगों की बॉडीज़ जो हैं वो कोस्ट पे आ जाती हैं। देयर वर ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग जो उस टाइम पे हो रहा था। नाउ
अगर मैं ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करूं तो जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन है जिसको हम मीना रीजन कहते हैं, ये वो रीजन है जो पहले से ही परेशान है। एंड अब अगेन एक नॉट वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट की एब्सेंस में सीरिया भी उसमें और ज़्यादा परेशान होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इसराइल जो है वो सीरियन बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे अटैक कर रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा सब स्ट्रांग रहे। इराक, ईरान इज शोइंग डायरेक्ट इंटरेस्ट इनटू इट। रशिया अगेन अभी तक कोई बात नहीं निकली है बट रशिया का भी कुछ ना कुछ हो। अमेरिकन आर हैप्पी कि रशियन सपोर्टर जो सपोर्टेड असद थे वो बाहर हो गए हैं। सो still problem is not ended and it's going to create huge mess in geopolitical region of middle east। जब मिडिल ईस्ट परेशान होता है तो पेट्रोलियम परेशान होता है, दुनिया परेशान होती है, महंगाई बढ़ती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज डोमराजू गुकेश। यस, बहुत सारी इंटरनेट स्टोरीज देखी तुमने क्यों, इंस्टाग्राम में पब्लिक स्टोरी डाल रही है, न्यूज़पेपर वाले पागल हो गए हैं एंड दूसरी चीज़ें। एंड पागल होने वाली बात है बिकॉज वी गॉट द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। मतलब जो आदमी गैरी कास्परोव को पीछे कर देना, दैट इज अनडाउटली बड़ा नाम है। यस, आई एम नॉट वेरी मच इनटू द चेस, थोड़ा बहुत मैंने दादाजी के साथ खेला हुआ है, थोड़ा बहुत जानता हूँ बट नॉट इनटू लाइक दिस। बट यस, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि वी आर हैविंग अ चैंपियन जो हमारे देश से है एंड ही इज द यंगेस्ट वन। So at the age of 18, right, Gukesh has shattered the record, becoming the youngest ever undisputed chess world champion. Yes, एंड राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेस एंड बाकी गेम्स को प्रेफर करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया में भी इंडोर गेम्स को लेके थोड़ा सा अब अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग हो सकता है चेस की तरफ, कैरम की तरफ थोड़ा और अच्छे से वो करें। एंड गुकेश जो है वो इंडिया के सेकंड ग्रैंड मास्टर हैं आफ्टर द विश्वनाथन आनंद, राइट। ये भी ध्यान रखेंगे कि ही इज द सेकंड ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इज द कंट्री, राइट, जो कि विश्वनाथन आनंद के बाद हुआ है, राइट। थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में, क्या कहानी है क्या नहीं। सबसे पहले आईडीई वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करते हैं। तो जो चैंपियंस थे वो डी गुकेश थे इंडिया की तरफ से, हु इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। जो डिफेंडिंग थे वो डिंग लेरेन थे चाइना की तरफ से, जिन्होंने 2023 में टाइटल जीता था। इट वॉज लाइक कंडक्टेड इन सिंगापुर और भैया वो 14 राउंड क्लासिकल चेस का था, प्राइज मनी थी वगैरह वगैरह था। थोड़ा गुकेश के बारे में जानते हैं कि क्या कहानी है। तो गुकेश जो है वो 11 ईयर्स से उन्होंने पर्टिकुलर एट द एज ऑफ 11 उन्होंने चेस चैंपियन बनने का सपना देखा था। और उन्होंने बोला भी था, वो बहुत छोटी एज से फोकस कर रहे थे चेस पे, ही वो सीरियस अबाउट चेस एंड ही वाज वेल फंक्शनिंग एट दैट टाइम। तो 11 ईयर्स की एज में उन्होंने ये चीज़ की थी, दैट वाज 6-7 ईयर्स बैक। नाउ ही इज द चैंपियन। लेट्स सी सम ऑफ द यंगेस्ट चैंपियन। सबसे पहले प्राउड मोमेंट, दैट इज डोमराजू गुकेश एट द एज ऑफ 18, right, he is now the current world champion, right, and he is the youngest one. Talking about the next one is Garry Kasparov, जो रशिया से थे और 22 साल कुछ आई गेस 3-4 महीने की एज थी, कुछ 22 years and 3-4 months जब वो क्या बने थे, वर्ल्ड चैंपियन बने थे। सो ही वॉज द यंगेस्ट अंटिल नाउ, बट गुकेश ने उनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। नाउ सेकेंड वन इज मैग्नस कार्लसन। इनका नाम आपने सुना होगा क्योंकि रिसेंट टाइम पे ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। ही इज फ्रॉम नॉर्वे एंड ही वाज सम लाइक 22 years 11 months. I'm not sure exactly, but it was 22 years 357 days जब इनकी एज थी तब ये चैंपियन बने थे, क्योंकि रिसेंटली इस टाइम पे आए थे। तो मेरे जब मैं बड़ा हो रहा था तब बने थे, तो मुझे पता था कि ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट। तो ये नॉर्वे से थे और ये तीसरे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है, चेस चैंपियन है, राइट। सो दीज आर द 3 यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जो आपको देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मेक श्योर करें कि जितने लोगों ने कैट दे दिया है, करंट टाइम पे जैट आने वाला है एंड सम पीपल आर गोइंग टू अपीयर इन सी मैट। हर जगह करंट अफेयर्स ज़रूरी है, तो मेक श्योर करें न्यूज़पेपर पढ़ें। इन CHH मेकर्स वी एक्चुअली प्रोवाइड करंट अफेयर्स इन मंथली फॉर्म, जो कि मैनेजमेंट एंट्रेंस सेंट्रिक होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैलारा करके वो UPSC और SSC के लेवल पे करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैनेजमेंट सेंट्रिक पढ़ना, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो,
Right. So this is it from my side for today. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. I'll see you in the next session. Till then, stay healthy. जिंदगी में व्यस्त रहो, पढ़ाई में मस्त रहो. See ya.